हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में हम पढ़ा चुके हैं दो चैप्टर में जो पहला चैप्टर था वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और दूसरा चैप्टर जो था वो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये दोनों चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके सारे वीडियो जो है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं पहले वो वीडियोज़ देखें, तो फिर आगे के चैप्टर्स ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर जो है वो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होता है ये सारी चीज़ें, उसको मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड में हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। तो जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब सुनिए, अब अकाउंटिंग जो है एक फॉर्मल वे में किया जाना है। फॉर्मल वे मतलब एक प्रॉपर तरीके से, और ऐसा तरीका जो मेरा अलग, तेरा अलग, तेरा अलग, हर व्यक्ति का अलग अलग ना हो। तो इसीलिए अकाउंटिंग में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिन प्रिंसिपल्स को जो भी अकाउंटिंग करेगा वो फॉलो करेगा। क्यों ना करें फॉलो? तो सुनिए, कई जगह तो मैंडेटरी नहीं है उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, बट कई जगह उसे मैंडेटरी है फॉलो करना। यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो क्या है, और फॉलो करते हैं तो क्या फायदे हैं? यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके अकाउंटिंग का तरीका और दूसरों के अकाउंटिंग का तरीका, इन दोनों अकाउंटिंग तरीके में फर्क आएगा। जब आपके अकाउंटिंग के तरीके में और दूसरे के अकाउंटिंग के तरीके में और तीसरे के अकाउंटिंग, मतलब हर व्यक्ति अपना अपना अकाउंटिंग तरीका अपनाएगा। जैसे मान के चलिए कि आपको कोई काम दिया जाए से कि भाई आपको घर में खाना बनाना है। अब खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए आपको बोला गया चलो आज तुम बनाओगे मटर पनीर की सब्जी। तो मटर पनीर की सब्जी बनाने का कोई स्पेशल रेसिपी होगा तो सारे व्यक्ति उस रेसिपी को फॉलो करेंगे। पर जनरली यदि कोई स्पेसिफिक रेसिपी नहीं है तो सब व्यक्ति अपना अलग अलग रेसिपी बनाएंगे, है ना भाई। मुझे मटर पनीर बनाना आता है या मटर पनीर बनाना नहीं आता है, जैसे भी है, सुन लीजिए बात मेरी। तो मैं क्या करूँगा, अपने तरीके से मटर पनीर बनाऊँगा। दूसरा व्यक्ति जो है अपने तरीके से मटर पनीर बनाएगा। तीसरा व्यक्ति जो है अपने तरीके से मटर पनीर बनाएगा। चौथा व्यक्ति जो है अपने तरीके से मटर पनीर बनाएगा। अब चारों को कंपेयर करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि एक की में सब्जी, मतलब एक में ने मसाला कुछ और डाला है, दूसरे ने तला नहीं है कुछ और किया है, तीसरे ने पनीर को तला है मटर को नहीं भूजा है, चौथे ने मटर को भूज दिया पनीर को नहीं तला है। मतलब अलग अलग तरीके से सब्जियां बन रही हैं। सारे सब्जियों को कंपेयर करना मुश्किल है। तो इसी प्रकार से यदि सब व्यक्ति अपना अलग अलग अकाउंटिंग फॉलो करेगा तो सबके अकाउंटिंग का रिजल्ट जो है वो अलग अलग आएगा, यानी सबका टेस्ट जो है वो अलग आएगा, है ना। सुनिए, तो सबका टेस्ट जो है वो अलग आएगा। सबके अकाउंट, जैसे सबके मटर पनीर का टेस्ट अलग आएगा, उसी प्रकार से सबके अकाउंटिंग का टेस्ट अलग आएगा, रिजल्ट अलग आएगा। तो इसीलिए फिर कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। यदि सबका टेस्ट अलग आएगा, सबका रिजल्ट अलग आएगा, सबके तरीके अपने अपने अलग अलग हैं, तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। और लोग कंपेयर क्यों करना है भाई? कंपेयर इस वजह से करना है क्योंकि सामने वाली फर्म हमसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है, या फिर हम पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। कंपेयर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। या फिर हम जितने भी लोग हैं, जितने भी बिजनेस करने वाले हैं, वो सारे जो है अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स यदि मैंडेटरी है तो सरकार को देते हैं। यदि मैंडेटरी है तो किसको देते हैं? सरकार को। अब सरकार के पास जो रिकॉर्ड जाएगा सब व्यक्ति का अलग अलग जाएगा, अलग अलग तरीके से जाएगा। अब हजारों कंपनियां हैं, हजारों कंपनियों ने अपने हजार तरीके से अकाउंटिंग किया, और सबकी अकाउंटिंग यदि अलग अलग तरीके से हुई है तो सरकार के पास रिकॉर्ड भी सबके अलग अलग तरीके से जाएंगे। यदि सबके रिकॉर्ड अलग अलग तरीके से जाएंगे सरकार के पास, तो सरकार के पास बैठे हुए लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे?
कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भाई साहब कितना प्रॉफिट इसने कमाया है, कितना प्रॉफिट इसने कमाया है, कितना प्रॉफिट इसने कमाया है, कंफ्यूजन है। तो इसलिए एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होना जरूरी है। ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो सबके द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे, सबके द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे, उनको कहा जाएगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी गाप। ठीक है, जस्ट लाइक बाप, है ना। जैसे बाप की बातें सारे बच्चों को सुननी पड़ती है, तो उसी प्रकार से गाप के रूल्स सारे अकाउंटिंग करने वालों को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो गाप के रूल्स जो हैं वो सारे अकाउंटिंग करने वालों को मानना पड़ेगा यदि वो अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो होता क्या है गाप? गाप है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो बेसिक रूल्स हैं या ऐसे डिफाइंड पैरामीटर्स हैं जो अकाउंटिंग करते समय हमें फॉलो करना है। अब गाप जो है उसके मतलब कौन बनाएगा ये रूल्स, कौन तय करेगा ये रूल्स? मैं तय करूं क्या? सरकार तय करेगी, प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे, पर उनको तो नहीं आती ना अकाउंटिंग। मोदी जी को तो अकाउंटिंग नहीं आती, कौन तय करेगा? प्रधानमंत्री का पीए नहीं, उसको भी अकाउंटिंग नहीं आती, कौन तय करेगा? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण नहीं, उनको भी उतनी अकाउंटिंग नहीं आती। तो फिर एक अकाउंटिंग बॉडी है जो एपेक्स अकाउंटिंग बॉडी है हमारे देश में, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो भारत की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है। और इसका काम क्या है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ICAI जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो CA स्टूडेंट्स कहलाते हैं, और जो इस इंस्टीट्यूट की डिग्री पास कर लेते हैं उनको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं अकाउंटिंग में वेल क्वालिफाइड नॉलेज रखते हैं, बहुत सारा स्पेसिफिक नॉलेज रखते हैं अकाउंटेंसी के बारे में और अकाउंटिंग के बारे में। वो अकाउंटिंग के नए नए तरीके और ईजीएस्ट तरीके जो है इवॉल्व करते रहते हैं, खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, और उन तरीकों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के पास भेजते हैं कि भाई साहब हमने बड़ा सही तरीका ढूंढा है अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने, मतलब इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने का, ये मेंटेन करने का, अकाउंटिंग प्रोसेस को सही से फॉलो करने का। अब वो चीज़ें जो है वो सरकार को दी जाती है कि आप इस पे बात कीजिए, इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ये जो रूल्स बनाती है, दो प्रकार के रूल्स बनाती है। एक तो गाइडलाइंस बनाती है, CA इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस बनाती है, और एक ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ ऐसे ही जनरली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जाता है भारत में। तो क्या विदेशों में भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया ही चलता है? नहीं, विदेशों में उनकी अपनी एक अलग अकाउंटिंग बॉडी होगी और वो बनाएगी उस देश के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हमारे देश में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मेंबर हैं। अब जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस बना दिए हैं, वो जितनी भी एंटरप्राइज हैं जो अकाउंटिंग करती है उन सब के ऊपर लागू होता है, बट कंपनियों के ऊपर लागू नहीं होता। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI जो है वो भेजता है सरकार के पास। सरकार के पास एक अथॉरिटी है जिसको कहते हैं NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, वो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या करती है?
जो ICAI के पास यानी CA इंस्टीट्यूट ये ड्राफ्ट करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सरकार के पास भेजा जाता है, जहां गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी बैठी हुई है जिसका नाम है NFRA। NFRA का मतलब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसका पुराना नाम नकास था, नेशनल एडवाइजरी कमिटी। ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सरकार CA इंस्टीट्यूट ने जो है ये भेज दिया किसके पास, NFRA ने। NFRA ने इसे नोटिफाई कर दिया। जब ये नोटिफाई हो गया तो ये एप्लीकेबल होगी किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। ठीक है। और यदि नोटिफाइड नहीं है तो ये सबके ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, एक्सेप्ट कंपनी को छोड़ के। हाँ जी बच्चों, तो मैंने जो जो बातें आपको बताई है वो सारी बातें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखवाया है, मतलब इनिशियल पार्ट जो है वो चैप्टर का वो मैंने यहाँ पे लिखवाया है थोड़ा सा। सुनिए, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं, तो देखिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं कुछ। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गाप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल GAAP गाप। ये सेट ऑफ रूल्स हैं, ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो ऐसे पैरामीटर और कंस्ट्रेंट बनाते हैं इन रूल्स के द्वारा, जो अकाउंटिंग करते समय फॉलो किए जाने हैं। इन्हीं प्रिंसिपल्स को या इन रूल्स को हम कहते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के कुछ थ्योरी बेस जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। अब इन थ्योरी बेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भारत में बनाता है और दूसरे देशों में उनके अकाउंटिंग बॉडीज बनाती हैं। इन्हें अकाउंटिंग सेट ऑफ गाइडलाइंस या फिर गाप कह सकते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इंडिया में ये गाइडलाइंस कौन बनाता है? इन इंडिया इट इज इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICA इंस्टीट्यूट। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये क्या था? ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था? ये भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। फिर ये भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फर्क क्या है दोनों के अंदर? ये पुराने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे जो पहले चला करते थे। अब आज के टाइम पे दुनिया जो है ग्लोबलाइज हो रही है। एक देश जो है दूसरे देश से कहीं ना कहीं जुड़ गया है। एक देश के ब्रांचेस दूसरे देश में होते हैं, एक देश के इन्वेस्टर दूसरे देश में होते हैं, एक देश के कस्टमर दूसरे के देश में होते हैं, एक देश के सप्लायर दूसरे देश में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया को एक सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा, एक कॉमन पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। वो कॉमन पैटर्न, कॉमन गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा पूरी दुनिया को, सिर्फ देश को नहीं, पूरी दुनिया को। तो पूरी दुनिया को जो कॉमन सेट ऑफ या पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए एक स्टैंडर्ड्स बनाए गए जिनको हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये जो IFRS है, ये इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होगी वो बताया जाता है इसमें। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होगी वो आपको IFRS बताता है, तो ठीक है। पर इंडिया वालों ने क्या किया, इस IFRS को पूरा का पूरा ज्यों का त्यों नहीं उठाया। जो
पूरी दुनिया के लिए बनाया गया है IFRS, उसको पूरा का पूरा एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनके इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस अलग है, उनके तरीके अलग है, हमारे तरीके अलग है, हमारे कुछ कस्टम्स है, कुछ रीतियाँ हैं, कुछ रिवाज हैं जो उनके यहाँ नहीं हैं, हमारे यहाँ हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है अपना बनाया, यानी इसी को आधार मान के इन्होंने IFRS की जगह नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना लिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि ग्लोबली काम करेगा। आप ठीक है, कन्वर्ज कर लिया, उन्हीं के तरीके में चले गए, यानी सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बनाया है, अपने देश की कंपनियों को के ऊपर लागू करेंगे, पर इनका तरीका जो होगा वो विदेशों से मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो लेटेस्ट बनाया गया है। पहले ये चलता था खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते थे, पहले जो चलता था वो देश के ऊपर ही लागू होता था, ज़्यादातर कंपनियां जो देश के अंदर ही काम कर रही हैं उनके ऊपर लागू होता था। चलिए, तो ये सारी बातें जो है मैंने आज आपको बताई तीसरे चैप्टर में। तीसरा चैप्टर जो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड AS, इसके बारे में बताया मैंने। अब अगले चैप्टर में, मतलब अगली क्लास में हम इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। धन्यवाद।